नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज यूपी टेट सुपर टेट में सीडीपी की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम लोग बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से भर भर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न बन चुका है। इसमें आपको सिर्फ फार्मूला पूछ लिया जाता है, फार्मूला पे सवाल पूछी गई है यूपी टेट में कई बार। हाँ, बुद्धि के अभी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हाँ, व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब से पेपर में भर भर के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यह यूपी टेट सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। हम लोगों ने सारी क्लासेस यूपी टेट सुपर टेट की स्टार्ट कर दी है, चाहे आपकी सीडीपी हो, हिंदी हो। आज से आपकी जीके की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जीके की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बस चैनल के साथ बने रहिए। और यह क्लास मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह क्लास आपको कहाँ से मिल रही है। ये पूरे एनसीईआरटी का नोट्स पूरा देखिए। बाल विकास है, आपकी बीटीसी की बुक है, बीटीसी की फर्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यह पहली बुक है। टोटल बीटीसी में 8 बुक है, सीडीपी में इन्हीं 8 बुकों को आपको पढ़ना है। इन्हीं 8 बुक से ही आपके यूपी टेट सुपर टेट के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपकी 10 नंबर की बाल विकास, लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल एवं शिक्षा कौशल, तीनों में 30 नंबर की पूछी जाती है, पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत टॉपिक जोन आपके और बचेंगे, उसको मैं इग्नू की बुक से करवा दूंगा। और उसके बाद NIOS DLED की बुक से कुछ टॉपिक दिए गए हैं ब्लॉक वाइज करके, उसमें से मैं इसको कवर करवा दूंगा। तो इतना पढ़ लेंगे तो आपके 30 नंबर की तैयारी सीडीपी की कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग इसमें तीसरा टॉपिक देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाल विकास एवं अर्थ की आवश्यकता एवं क्षेत्र, इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा टॉपिक पढ़ा कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। टॉपिक 2 में हम लोग पढ़ा था बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, इसके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में पढ़ा कर, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, इन सब पे हम लोग ने टॉपिक 2 में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इसका टॉपिक 3 पढ़ेंगे, बुद्धि। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्लास की जैसे ही पूरी बाल विकास आपकी कवर हो जाएगी, इसकी मैं पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि, तो बुद्धि क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट यह बनता है। यह क्लास आपकी सीटेट में बुद्धि से प्रश्न बनता है, यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन से, जिसमें सीडीपी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो सीखने, तो बुद्धि का जो अर्थ होता है सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता की बुद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि कहलाती है। यानी हम लोग जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो हम लोग अमूर्त चिंतन करते हैं, जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं, तो यही क्या कहलाती है, आपकी बुद्धि कहलाती है। यानी अपनी डेली दिनचर्या में आप लोग जो कुछ भी सोचते हैं तो कहाँ से सोचते हैं, अपनी बुद्धि से ही तो सोचते हैं। कोई अमूर्त चिंतन करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं तो कहाँ से करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं। किसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, हाँ, तो कहाँ से सोचते हैं, किसी के ख्यालों में आप लोग डूबे रहेंगे, किसी को सोचते रहेंगे तो बुद्धि के द्वारा ही तो सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो ये सब कहाँ से होता है, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, तो यह सब आपके बुद्धि के द्वारा होता है। इसी को हम लोग बुद्धि कहते हैं, सीधी बातों में। चलिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी थी, तो यहाँ से कुछ परिभाषाएं हैं जो पेपर में हूबहू पूछी गई हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वुडवर्थ की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा था, बुद्धि कार्य करने की विधि होती है। बुद्धि जो होती है या कार्य करने की विधि होती है। तो वहीं टर्मन ने कहा था, टर्मन बहुत फेमस है इनका, टर्मे और बीने, इनकी दोनों की परिभाषाएं भी पेपर में पूछी गई हैं। टर्मन ने कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। तो टर्मन ने क्या कहा था, बुद्धि जो होती है वह अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। और वहीं बिने ने कहा था,
विनय ने कहा था बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, यानी बुद्धि जो है सिर्फ 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से? ज्ञान हो गया आपका, आविष्कार हो गया, निर्देश हो गया और आलोचना हो गई। तो विनय ने क्या कहा था? बुद्धि 4 शब्दों में ही निहित है। वह 4 शब्द कौन कौन से थे? आपका ज्ञान हो गया, यानी आप ज्ञान ग्रहण करेंगे तो बुद्धि के माध्यम से होंगे। जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी आपके पास उतना ज़्यादा ग्रहण करेंगे। आविष्कार कोई करेंगे तो बुद्धि के द्वारा करेंगे। कोई निर्देश देंगे तो बुद्धि के माध्यम से देंगे। किसी की आलोचना करेंगे या कुछ भी करेंगे तो बुद्धि के माध्यम से करेंगे। तो विनय जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इन 4 शब्दों में ही बुद्धि निहित होती है, यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। वुडवर्थ ने क्या कहा था? बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। और विनय ने कहा था बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित होती है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो यानी आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप कोई चीज़ को सीखते हैं तो किसके द्वारा सीखते हैं? बुद्धि के द्वारा। जो भी ज्ञान आप अर्जित करते हैं अपने बुद्धि के माध्यम से ही तो सीखते हैं। अगर आपके पास बुद्धि नहीं रहेगी तो आपको कितना भी पढ़ाया जाए आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो किसी में कुछ ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी में कम बुद्धि होती है। कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कोई निम्न प्रतिभाशाली बालक होते हैं, लेकिन बुद्धि तो सबके पास होती है ना। किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। तो यानी हम कुछ जो कुछ भी सीखते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, कोई निर्देश देते हैं, कोई आलोचना करते हैं, या कोई अमूर्त चिंतन करते हैं, या किसी के बारे में सोचते हैं, हाँ, किसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं, ये सब क्या है? ये सब बुद्धि ही कहलाती है। बुद्धि के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो बुद्धि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक परिभाषा और आप लोग देख लीजिए, रायबर्न की परिभाषा। तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो बुद्धि वह शक्ति होती है जो हमको किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती है। तो बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती है। पहला है सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। तो बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता मानी गई है। जैसे आपकी सीखने की योग्यता हो गई, आप जो कुछ भी सीखेंगे तो बुद्धि के माध्यम से ही सीखेंगे। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, अगर आप कुछ अमूर्त चिंतन करेंगे तो बुद्धि के माध्यम से ही करेंगे। समस्या का समाधान करने की योग्यता या भी बुद्धि के द्वारा होगी। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता या भी आप अपने बुद्धि के माध्यम से करेंगे। संबंधों को समझने की योग्यता या भी आप बुद्धि के ही माध्यम से करेंगे, यानी अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता या भी सब बुद्धि के माध्यम से होता है। चलिए अब हम लोग बुद्धि लब्धि देखते हैं, IQ। तो बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया गया है, हूबहू आपको यूपीटेट सुपरटेट में कई बार पूछा गया है। तो विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। तो बालक की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी बुद्धि लब्धि IQ का जो सूत्र दिया गया है, इसमें कहा गया है कि विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक है, मान लीजिए कोई 8 वर्ष का बालक है और उसकी बालक और 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है। और 8 वर्ष का बालक है लेकिन 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। तो बालक की बुद्धि लब्धि का निकालने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु, हाँ, इसको हम लोग M/A से प्रदर्शित करते हैं। वहीं वास्तविक आयु को हम लोग C/A से प्रदर्शित करते हैं, गुणे 100। यही इसका फार्मूला होता है। यानी बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस पर मान लीजिए उसकी मानसिक आयु कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है। वास्तविक आयु कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और टोटल गुणे 100 कर देंगे।
तो इसको काट देंगे, 2 4 जा 8, इसको काट देंगे कितना आएगा 50। ठीक, इसको फिर 2 से 2 काट देंगे कितना आ जाएगा बताइए, 2 से 2 काट देंगे, हाँ, इसको यहाँ कर देंगे 25 आ जाएगा, इसको 2 से कर देंगे 5 आएगा, 25 5 जा 125 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, इसका बुद्धि लब्धि IQ कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। इस तरह से हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं, यानी जितना दिया रहेगा इसमें आपको मानसिक आय, आगे हम लोग समझते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि होता है मानसिक आयु बटा जीवन या वास्तविक आयु गुणे 100, या IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। उदाहरण के रूप में यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और जीवन का वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। जैसे फार्मूला पे रख देंगे, तो क्या मैंने बोला था, आप पहले उसकी मानसिक आयु रखेंगे, मानसिक आयु 10 हो गया, हाँ, इंटू उसकी वास्तविक आयु 8 हो गई, मल्टीप्लाई 100, हाँ। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक, यहाँ से 50 आ गया, फिर इसको 2 से 2 काट दिए और 25 आ गया, इसको 2 से काट दिए 5 आ गया, तो टोटल 125 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बुद्धि लब्धि का IQ निकाल सकते हैं। बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से आपको यूपी टेट में, सुपर टेट में, हर जगह कोई भी CDP का कंपटीशन एग्जाम होगा वहाँ पे आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ भी CDP पूछी जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो पेपर में इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि और उसके बाद मंद बुद्धि, मूर्ख या मंद अल्प बुद्धि, इसको आप 3 4 याद करे रहिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली पूछा जाता है और सामान्य बुद्धि पूछी जाती है। तो प्रतिभाशाली अगर बुद्धि पूछी जाएगी तो 140 से उससे अधिक होगा तो उसको प्रतिभाशाली यानी जीनियस बॉय बोलेंगे। वहीं अगर 120 से 139 रहेगा तो उसको अतिश्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर कहेंगे। वहीं 110 से 119 होगा तो उसको हम लोग श्रेष्ठ बालक बोलेंगे। वहीं 90 से 109 होगा तो उसको हम लोग सामान्य बुद्धि बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो ये 2 बहुत ज़रूरी है। प्रतिभाशाली बालक 140 से उससे अधिक, सामान्य बुद्धि 90 से 109, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से इसमें आएगा तो क्षीण बुद्धि हो जाएगी, 70 से कम में आएगा तो निश्चित क्षीण बुद्धि हो जाएगी। उसके बाद 50 से लेके यहाँ आ जाएगा तो अल्प बुद्धि हो जाएगी, 20 या 25 से 50 हो जाएगा तो मूर्ख बुद्धि हो जाएगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर 140 से उससे अधिक कहा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा बुद्धि लब्धि वाले को किस प्रकार की बुद्धि में रखा जाता है, तो प्रतिभाशाली रखा जाता है। अब पेपर में प्रश्न बन सकता है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से उससे अधिक होती है। सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 109 होती है। और वहीं मूर्ख बुद्धि वालों की कितनी होती है, 20 से 25 से लेकर 50 होती है। महामूर्ख यानी इडियट की 20 से 25 से कम होती है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बुद्धि परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी टेट, सुपर टेट में बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपी टेट में तो आप लोग प्रीवियस ईयर अगर आप लोग लगाएंगे तो देखेंगे बुद्धि परीक्षण यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो कौन कौन सा होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? तो परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। इसका आरंभ बीने ने किया था। तो परीक्षण जो होता है वह एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। इसका आरंभ बीने ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछा गया है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसने
खोज किया था या किसने इसको आरंभ किया था? तो बीने ने किया था। इसमें क्या होता है, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, इसको हम लोग वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। इसका आरंभ बीने ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? तो इसको हम लोग ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो यह परीक्षा जो होती है एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। तो यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक, अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। तो यह परीक्षा जो है एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक, अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, आर्मी या सेना में भर्ती करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आर्मी या सेना में भर्ती करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। इसमें एक समय में अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती थी। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार जो है मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक, अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के दो रूप हो सकते हैं, भाषात्मक यानी वर्बल, क्रियात्मक यानी नॉन वर्बल। तो व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के दो रूप भी हो सकते हैं, भाषात्मक एवं क्रियात्मक। आइए देखते हैं। भाषात्मक परीक्षण क्या होता है, यानी वर्बल टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट किसको कहते हैं? इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। वह अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गूढ़ा बनाकर या रेखांकित करके देने होते हैं। जो अभी आप लोग परीक्षाएं देते हैं इसको हम लोग वर्बल टेस्ट बोलते हैं, यानी भाषात्मक परीक्षा जो होता है। अभी आप लोग जो भी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की देते हैं वो एमआर पे देते हैं ना, आप लोग गोला लगाते हैं, या बीए बीएससी आदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ लिख कर आंसर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल टेस्ट यानी भाषात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। उसे प्रश्नों के उत्तर जो हैं लिखकर, गोला बनाकर या गूढ़ा बनाकर या रेखांकित करके देने होते हैं। इसी को हम लोग भाषात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी जैसे आप ओएमआर पे देख रहे होंगे फिगर में, ओएमआर पे गोला लगा के आप लोग अभी इसकी सबसे ज़्यादा परीक्षाएं ओएमआर पे ही हो रही हैं, या तो कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं तो ओएमआर बेस्ड हो रही हैं। ठीक, चलिए क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है, यानी नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है और इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने के दिए जाते हैं। तो क्रियात्मक परीक्षण जो होता है, जिसको नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का प्रयोग लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। इन परीक्षणों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। इसको हम लोग क्रियात्मक परीक्षण यानी नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे, जैसे आप लोग देखेंगे चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर चित्र पूरा करना, यानी आप लोग चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर चित्र पूरा करना जैसा कार्य हो गया, या किसी दिए हुए चित्र से असंभव बात को बताना, या त्रिकोणी, चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना। तो यानी इसमें मूर्त, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मूर्त बुद्धि का पता लगाते हैं। और भाषात्मक में क्या कहते हैं, इसमें अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। तो इसमें दोनों डिफरेंस आप समझ जाइए। इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है इसके बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर या गूढ़ा बनाकर रेखांकित करके देने होते हैं। इसको हम लोग भाषात्मक परीक्षण या वर्बल टेस्ट बोलते हैं। वहीं क्रियात्मक परीक्षण में क्या होता है, इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या पढ़ना लिखना जानते ही नहीं हैं। जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्याओं को कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे आपको
चित्र वगैरह दे दिए जाएंगे, उसको पूरा करना होगा, या आपको आकार गोल आकार त्रिभुजाकार आकार दिया जाएगा, उसको आपको त्रिकोणी चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करने के लिए कहा जाए, तो इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं, यानी नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। चलिए अब कुछ एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ से आपको पेपर में हर बार प्रीवियस ईयर उठाएंगे, यूपी टेट सुपर टेट में प्रश्न बन चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर आपके यहाँ से समझ लीजिए क्लियर हो रहा है। चलिए, व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण, इसको किसने दिया था? विनय साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड विनय स्केल ने दिया था। तो व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण जो है इसको विनय साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड विनय स्केल ने दिया था। वहीं व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण को किसने दिया था? इसको दिया था पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण भी कहते हैं, बेसलर बैलूब टेस्ट भी कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण को ही विनय साइमन स्केल ने कहा था और स्टैनफोर्ड विनय स्केल भी कहते हैं। वहीं व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण को पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण भी कहते हैं या बेसलर बैल्यूब टेस्ट भी कहते हैं। वहीं सामूहिक भाषात्मक परीक्षण को आर्मी अल्फा टेस्ट भी कहते हैं व सेना सामान वर्गीकरण टेस्ट भी कहते हैं। और सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण को आर्मी बीटा टेस्ट कहते हैं या शिकागो क्रियात्मक टेस्ट कहते हैं। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो आज का सेशन यहीं तक। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में पढ़ा, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से परीक्षण होते हैं। यहाँ से यूपी टेट सुपर टेट में आपको कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझको ज़रूर बताइए। अगर आपको क्लासेज ऐसे पसंद आ रही हैं तब भी आप लोग कमेंट में बताइए, या आपके कोई डाउट हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया है, या बीटीसी से 8 बुकों का निचोड़ दे रहा हूँ। आप लोग बीटीसी 8 बुकों का निचोड़ पढ़ लेंगे, जिससे बाहर से आपको सीडीपी में एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। आपके जीवन कौशल, शिक्षा कौशल एवं बाल विकास सब यहीं से कवर हो जाएगा। और इस सारी क्लासेज की मैं नोट्स भी आपको जैसे ही बाल विकास समाप्त होगा, बाल विकास की बीटीसी की 3 बुकें हैं, तीनों का मैं संपूर्ण निचोड़ आपको दे दूंगा। ऐसे शिक्षम अधिगम की पूरी बुक दे दूंगा, यानी 8 यूनिट की सारी बुकों का नोट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा अंतिम 2 महीने में क्विक रिवीजन के लिए। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर यूपी टेट सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही हैं। तो आज के सेशन को वहीं समाप्त करते हैं। अब अभी शाम को हिंदी की क्लास में हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।